हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल यूट्यूब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे द्वारा आपकी पैट परीक्षा के मद्देनज़र एक सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें हमने आपको हिस्ट्री का पोर्शन करा रहे हैं और स्टैटिक जीके और साथ में अब करंट अफेयर्स भी। सब कुछ हम सिलेबस वाइज क्रमवार कराते जा रहे हैं। आप इन सब वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं और अपने स्कोर को और भी अच्छा मजबूत करने के लिए 85+ स्कोर के लिए आप हमसे हमारी सीरीज से जरूर जुड़े। इसका आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आइए चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी ये करंट अफेयर का नेशनल एंड इंटरनेशनल का पार्ट 3 शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये हम कहाँ पर इसका निर्माण हुआ है तो देखते हैं हम कि 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया। तो कहाँ पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, मतलब कि WHO का सेंटर बनाया है ट्रेडिशनल मेडिसिन का। कहाँ पर? गुजरात के जामनगर में। इसे आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा और यह विश्व में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला व एकमात्र वैश्विक आउटपोस्ट केंद्र होगा। तो यह विश्व का पहला और एकमात्र वैश्विक आउटपोस्ट केंद्र होगा जामनगर में। ठीक है दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग इसलिए चर्चा में थी। तो सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा 16,580 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सिंकुला दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर? 16,580 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सिंकुला दर्रा, वहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा। सिकुला सुरंग की लंबाई 4.5 किलोमीटर होगी, जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की जास्कर घाटी से जोड़ेगी। BRO द्वारा इस सुरंग का निर्माण कार्य जुलाई-अगस्त 2022 से 2025 तक चलेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट योजक की स्थापना की गई है। तो प्रोजेक्ट योजक के तहत यह महत्वाकांक्षी योजना पूरी की जाएगी। जैसे विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है, इससे पहले अब तक की विश्व की सबसे ऊंची मोटरगम्य सुरंग कौन सी है जहां पर वाहन चलाया जा सके? तो अभी भारत में जो बनी थी, आपको पता ही है, अटल सुरंग, जो हिमाचल के मनाली से हिमाचल के ही लोहिल स्फीति घाटी तक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सिख गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश वर्ष। 21 अप्रैल 2022 को PM नरेंद्र मोदी ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष पर्व समारोह के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। तो नॉर्मली आपको पता है कि 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं, परंतु यह हमारे भारत के इतिहास में पहला ऐसा अवसर था कि जिसमें सूर्यास्त के बाद लाल किले से प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था। किस अवसर पर? तो 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष के समारोह के अवसर पर। देखिएगा आप, इसके साथ वे आज़ाद भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने सूर्यास्त के बाद लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया है। इस किले से मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर को फांसी देने का आदेश जारी किया था। इसी वजह से लाल किले को गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया और इसी दौरान उन्होंने उनके लिए डाक टिकट और 400 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड। तो नेक्सो ने विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड मास्टर कार्ड के सहयोग से लॉन्च किया है। तो पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किसने? नेक्सो ने मास्टर कार्ड के सहयोग से लॉन्च किया है। आपके लिए मुख्यतः इसमें याद करने लायक यही है और यही है। मैंने सब कुछ मैंने पहले से रीड आउट कर चुका हूँ, तो जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ उतना ही आप पढ़ें। 48वीं अखिल भारतीय मुस्लिम विज्ञान कांग्रेस। 48वीं अखिल भारतीय पुलिस
विज्ञान कांग्रेस, क्या बोले जा रहा हूँ, पुलिस मुस्लिम 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस। तो 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। तो किसने? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर? मध्य प्रदेश के भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। इसके साथ भोपाल में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई। तो क्या क्या हुआ 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में? एक तो एमपी के भोपाल में इसका गृह मंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया और इसी के साथ भोपाल में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई। भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा। अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र के राज्य पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुंबई में डिजिटल बस का उद्घाटन किया, जो गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट रूट पर चलेगी। तो भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा कहाँ पर है? मुंबई शहर में, जिसको जो राज्य स्तर पर महाराष्ट्र के राज्य मंत्री, जो तत्कालीन राज्य मंत्री थे, आदित्य ठाकरे ने प्रारंभ किया। इसे एक अनूठी टैप इन टैप आउट सुविधा के साथ लॉन्च किया जाएगा। यह सुविधा 10 रूटों पर होगी। ये सब आपके लिए कुछ नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि पहली 100% डिजिटल बस सेवा कहाँ पर? मुंबई में। यह भारत की पहली 100% डिजिटल बस सेवा है, जिसका उद्देश्य बस टिकट प्रणाली का डिजिटलीकरण को बढ़ाना है। और इसमें चलो ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर शहरों में आप देखोगे, महानगरों में जितनी भी सिटी बसें चलती हैं, उनकी लोकेशन के लिए शायद ज़्यादातर में चलो ऐप ही होता है। मैं उत्तर भारत में तो जहाँ तक देखा है, ज़्यादातर चलो ऐप ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही महाराष्ट्र के इसमें भी चलो ऐप के माध्यम से ही उसकी लोकेशन का और अन्य विशेषताओं का पता चलता है बस की। मध्य अफ्रीकी गणराज्य किस लिए चर्चा में है? तो अप्रैल 2022 में मध्य अफ्रीकी गणराज्य CAR ने बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया है। इसके साथ ही यह ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। इससे पहले अल सल्वाडोर सितंबर 2021 में बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के तौर पर अपनाने वाला पहला देश बना था। तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य जो है बिटकॉइन को अपनाने वाला दूसरा आधिकारिक देश बन गया है। इससे पहले अल सल्वाडोर ने सितंबर 2021 में यह अपना मुद्रा अपनाई थी। यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि दूसरा देश कौन सा है जिसने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है? तो आंसर होगा मध्य अफ्रीकी गणराज्य। वर्तमान में CAR अपनी मुद्रा के रूप में फ्रांस समर्थित CFA फ्रैंक का इस्तेमाल करता है। अटल टनल क्यों, किस खासियत की वजह से चर्चा में आ रही है? तो अटल टनल को कुछ समय पहले एक पुरस्कार मिला था। तो कौन सा पुरस्कार है? काफ़ी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो अटल टनल को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला। तो अटल टनल को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है। यह सुरंग को IBS 125 सम्मेलन के द्वारा, इससे आपको कोई महत्व नहीं है, बस आपको याद रखना है कि किसे क्या मिला है। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड मिला है। और यह 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो हिमाचल में स्थित है। और कहाँ से कहाँ तक जाती है? रोहतांग दर्रे पर बनी है। और यह मनाली से लोहिल स्फीति के लिए जो सड़क बनाई गई है, उसी के मध्य पड़ती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा। तो 21 और 22 अप्रैल 2022 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत में रहे थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में यह उनका पहला भारतीय प्रवास था। तो PM के रूप में वो पहली बार भारत में आए थे। उनका यह दौरा अहमदाबाद गुजरात से प्रारंभ हुआ, जहां राष्ट्रपति महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम का दौरा करने के साथ ही उन्होंने हलोल औद्योगिक क्षेत्र में ब्रिटेन की बहुराष्ट्रीय कंपनी JCB द्वारा बनाई गई नई बुलडोजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। तो इन्होंने यहाँ पर अपनी JCB कंपनी के द्वारा बनाई गई बुलडोजर फैक्ट्री का उद्घाटन भी किया, जो चर्चा में भी आया था सोशल मीडिया पर काफ़ी। तो ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन पहली अपनी आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुँचे थे अप्रैल के महीने। इस अवसर पर
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रिटेन को भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री आपको पता ही है, नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ, जो कि इसको इमरान खान को हटाकर पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। बस आपको याद रखना है कि ये पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। इनका नाम नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ के छोटे भाई हैं। उससे पहले ये शहबाज पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी और राजनीतिक रूप से अहम पंजाब प्रांत के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये पंजाब प्रांत के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी पार्टी का नाम क्या है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। बस आपको इतना याद रखना है जितना हमने बताया है कि नए पीएम का नाम शहबाज शरीफ, किसको हटाकर बने हैं? इमरान खान को। पार्टी का नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, 23वें प्रधानमंत्री। और इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री थे नवाज शरीफ के छोटे भाई। ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप ये क्या है दोस्तों? आइए जानते हैं। अप्रैल 2022 में ब्रिटेन ने भारत के साथ ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप लॉन्च किया है। तो ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप किसने लॉन्च किया है भारत के साथ? तो भारत के साथ ब्रिटेन ने ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप को लॉन्च किया है। बस इसमें आपके लिए अभी तक इतना ही जानने के लिए है, अन्यथा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा और वो समझ से बाहर जाएंगी बातें, फिर आपके लिए सब बोरिंग हो जाएगा। रूस की संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हटने की घोषणा। तो रूस की संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ से हटने की घोषणा, ये जानते हैं इसमें क्या है? रूस ने संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हटने की घोषणा कर दी है। रूस के इस निर्णय की घोषणा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा की गई। तो इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा की गई। और रूस को इसी के साथ में रूस जो है संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन से बाहर हो गया है। यूक्रेन पर हमले के लिए आपको पता ही है, इन सभी कारणों की वजह से इसको हटाया गया है। मॉस्कवा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मॉस्कवा क्या था? मॉस्कवा रूस का काला सागर बेड़े का एक प्रमुख एवं निर्देशित मिसाइल क्रूजर युद्धपोत था। एक मिसाइल क्रूजर, याद रखना आप कितना इम्पोर्टेंट था इनके लिए, जो यूक्रेन द्वारा नेपच्यून मिसाइल से 14 अप्रैल 2022 को किए गए हमले क्षतिग्रस्त होने के बाद डूब गया। तो रूस का जो आपका क्रूज़र था मॉस्कवा, जो काला सागर में बेड़ा प्रमुख था इनका, तो मॉस्कवा जो इनका जहाज़ था वो यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल के हमले से क्षतिग्रस्त होकर डूब गया। और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध में डूबा हुआ रूस का दूसरा सबसे बड़ा युद्धपोत है। चक्रवाती तूफान आसानी। मई 2022 में दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्यवर्ती और आसपास के क्षेत्र में चक्रवाती तूफान आसानी का निर्माण हुआ। इस चक्रवात का नामकरण श्रीलंका द्वारा किया गया। तो चक्रवाती तूफान कौन सा आया मई में? आसानी, दक्षिण बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में, और इसका नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया, जिसका सिंगली में अर्थ क्रोध होता है। वर्ष 2021 में भारत में आने वाले चक्रवात थे तोकते, यास, निसर्ग, अम्फान। आपके यूपीपीएससी में एक क्वेश्चन आया भी था इस बार यूपीपीएससी ROAR में कि 2021 में इनको क्रम से सजाना था। ठीक है दोस्तों, यांगत्जे रिवर 3 गोर्जेज 1, ये क्या है? यांगत्जे रिवर 3 गोर्जेज 1 विश्व का सबसे बड़ा 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज है, जिसे चीन में विकसित और निर्मित किया गया है। यांगत्जे रिवर 3 गोर्जेज विश्व का सबसे बड़ा 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज है, जिसे चीन में विकसित और निर्मित किया गया है। यह अपनी पहली यात्रा के लिए यांगत्जे नदी पर यात्रा करने के बाद चीन के मध्य हुबेई प्रांत के जिचांग में बंदरगाह पर 29 मार्च 2022 को वापस पहुंच गया है। इस क्रूज जहाज को 4,500 किलोवाट ओवर की विशाल समुद्री बैटरी के साथ संचालित किया जा रहा है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि यांगत्जे रिवर 3 गोर्जेज जो है विश्व का सबसे बड़ा 100% इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज है, जिसे चीन में विकसित और निर्मित किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इस लेक्चर की PDF आपको कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी।
आप क्लास लेने के बाद में कमेंट बॉक्स से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो, सॉरी डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और वहाँ से आप इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश, आइए देखिए कौन सा बना है। तो दक्षिणी अमेरिकी देश इक्वाडोर विश्व का पहला ऐसा देश बना है जहाँ पर वन्य जीवों को कानूनी अधिकार दिए गए हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने का निर्णय इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बंदर जो था एस्टिलिटी उसके मामले में सुनवाई के दौरान दिया गया है। इस ऊनी वानर को 1 माह की आयु में उसके जंगली आवास से घर लाकर पालतू बनाया गया तथा 18 वर्ष बाद वहाँ के वनाधिकारियों ने उसे उसके मालिक से छीनकर चिड़ियाघर में रख दिया है। मोटे अनाज से संचालित भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र 30 अप्रैल 2022 को बिहार के पूर्णिया जिले में याद रखना, कहाँ पर? बिहार के पूर्णिया जिले में मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो बिहार के पूर्णिया में भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। पूर्णिया जिले में एक निजी निवेशक ने 105 करोड़ रुपए की लागत से यह संयंत्र स्थापित किया है। तो ये प्राइवेट सेक्टर में है और यहाँ पर प्रतिदिन चावल की 130 टन भूसी और 150 टन चावल अथवा मकई की खरीद की जाएगी। पूर्वोत्तर में पहली गाय एम्बुलेंस सेवा, परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पूर्वोत्तर में पहली गाय एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर आरंभ की गई? तो असम के डिब्रूगढ़ जिले में बीमार और घायल गायों के लिए एक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। कहाँ पर? असम के डिब्रूगढ़ में पहली गाय एम्बुलेंस की शुरुआत की गई और यह पूर्वोत्तर भारत में पहली गाय एम्बुलेंस सेवा है जिसके लिए एम्बुलेंस अहमदाबाद से लाई गई हैं। इसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट की सुविधा मौजूद है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, ओडिशा राज्य ST और SC विकास विभाग ने क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र RMRC भुवनेश्वर के साथ एक आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना के लिए 4 मई 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ पर बनी है, कहाँ पर बनेगी? तो यह उड़ीसा राज्य में इसका निर्माण होगा, पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला का। जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर से। तो 5 मई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन का आदेश को अंतिम रूप दे दिया है। इस आयोग के पदेन सदस्य सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त और के शर्मा राज्य चुनाव आयुक्त हैं। आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के परिसीमन में विभाजन कितने सीटों का हुआ है? तो क्षेत्र के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से जो टोटल 90 विधानसभा क्षेत्र के 43 जम्मू और 47 कश्मीर क्षेत्र के लिए होंगे। 43 जम्मू के लिए और 47 कश्मीर के लिए, टोटल 90 में से 9 विधानसभा क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखा गया है। इसमें 6 जम्मू में होंगे और 3 कश्मीर में होंगे। इस क्षेत्र में 5 संसदीय क्षेत्र हैं। यहाँ पर टोटल 5 संसदीय क्षेत्र हैं तथा परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र को एक एकल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का आखिरी बार परिसीमन वर्ष 1995-1981 की जनगणना के आधार पर किया गया था। तो बस अभी आपको इतना याद रखना है कि ये 90 विधानसभा क्षेत्रों में इसका परिसीमन किया गया है, जिसमें से 43 जम्मू में होंगी और 47 जो हैं कश्मीर में होंगी। 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार करने वाला पहला राज्य, तो मैरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों क्यूमुलेटिव लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशन को पार किया है। तो 10 गीगावाट के संचयी और सौर प्रतिष्ठानों को पार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है। राजस्थान में कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 32.5 गीगावाट है, जिसमें नवीकरणीय भारत की कुल क्षमता का 32.5 गीगावाट यहीं पर है और नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 55%, जबकि तापीय ऊर्जा का 43% और शेष 2% परमाणु ऊर्जा का योगदान है। तो ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, तो भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब
भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ इन साइंसेज में स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर स्थापित किया गया है भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब? हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइफ साइंस में स्थापित किया गया है। हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस में स्थापित किया गया है। तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज और लोरेस लैब्स के साथ साझेदारी में इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का समर्थन किया है। कामिरीता शेरपा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आ भी चुका है, SSC MTS में भी, और अभी सुनने में आया ग्रुप डी में भी एक क्वेश्चन आया था। नेपाल के पर्वतारोही कामिरीता शेरपा ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर एक नया कीर्तिमान बनाया है। किसने? कामिरीता शेरपा। कहाँ की है? नेपाल की। क्या इन्होंने कीर्तिमान बनाया है? तो 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने में सफलता हासिल की है। इन्होंने 26वीं बार लगातार, समझ सकते हैं आप, 26 बार रीता कामी जी ने जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, और यह इन्होंने अपने आप में ही एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, अपने ही पहले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य। तो सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो तमिलनाडु मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों को नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है तमिलनाडु। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए याद करने के लिए हो जाता है कि पहला सरकारी स्कूल, वैसा राज्य जहाँ पर सरकारी स्कूलों में नाश्ता दिया जाएगा बच्चों को, वह तमिलनाडु राज्य बना है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन ने राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए नाश्ते की सुविधा की योजना की घोषणा की है। ये कुपोषित बच्चों के लिए, जिससे बच्चों में कुपोषण की संभावनाएं कम हो और बच्चे हष्ट-पुष्ट हो, इस सब के लिए ही मिड डे मील योजना चलाई जाती है। पाकिस्तान ने नई दिल्ली में व्यापार मंत्री की नियुक्ति की। तो जो पाकिस्तान हमेशा कहता रहता है कि हमें भारत के साथ व्यापार नहीं करना है, ये है वो है, भारत के ऊपर दोषी ठहराता रहता है, उसी पाकिस्तान ने चुपचाप से नई दिल्ली में अपने व्यापार मंत्री को बैठा दिया है। बस आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में व्यापार मंत्री की नियुक्ति पाकिस्तान ने कर दी है, जो कि उरी हमले के बाद से जिसको हटा दिया गया था, इसका निलंबन कर दिया गया था। मांगर भारत का पहला शहद वाला गांव बना है। तो ये मांगर कहाँ है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का मांगर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर का मांगर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए इस गांव में प्रोजेक्ट हनी बी का शुभारंभ किया है। विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल वियतनाम में निर्मित कर उपयोग हेतु शुरू किया गया है। इस ब्रिज का नाम बैक लॉन्ग ब्रिज है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ वाइट ड्रैगन होता है। तो विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ पर निर्माण किया गया है? तो इस पुल का निर्माण वियतनाम में किया गया है। विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल वियतनाम में निर्मित कर उपयोग हेतु शुरू कर दिया गया है, और इसका नाम रखा गया है बैक लॉन्ग ब्रिज, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है वाइट ड्रैगन। यह ब्रिज 632 मीटर लंबा यानी 2073 फीट का है, और इसकी ऊंचाई 150 फीट यानी 492 फीट है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यह क्यों चर्चा में है? तो 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह चेक गणराज्य को शामिल करने के पक्ष में मतदान किया है। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था इसी वीडियो में, या शायद पिछले वीडियो में, कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस बाहर हो गया है, तो रूस की जगह चेक गणराज्य को शामिल करने के पक्ष में मतदान किया गया है। यूक्रेन पर हमले और मानवाधिकार के उल्लंघन के बाद UN ने रूस को निलंबित कर दिया था, ये सब आपको पता ही है। और परिषद में रूस का 3 वर्ष का कार्यकाल का दूसरा वर्ष चल रहा था, लेकिन अब चेक गणराज्य उस कार्यकाल को पूरा करेगा। प्रियंका मोहिते, यह भी क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है। महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटी फतह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। तो प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र की जो रहने वाली है, सतारा जिले की, महाराष्ट्र के
वे कंचनजंगा के बाद 8,000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। आपको पता ही है कि कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित चोटी है, जो माउंट एवरेस्ट और K2 के बाद सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर और 28,169 फीट है। मतलब कि आपसे तो ज़्यादातर मीटर में ही पूछी जाएगी है, तो 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है कंचनजंगा की। संत का दर्जा पाने वाले पहले भारतीय सामान्य व्यक्ति कौन बने हैं? तो संत का दर्जा पाने वाले पहले भारतीय सामान्य व्यक्ति कौन बने हैं? तो देवसहायम पिल्लई को वेटिकन में पोप फ्रांसिस के द्वारा संत घोषित किया गया है। जो पोप फ्रांसिस का जो कैथोलिक चर्च जो वेटिकन सिटी में है, उसके द्वारा भारत के देवसहायम पिल्लई को संत का दर्जा दिया गया है। देवसहायम संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति हैं। उन्होंने 18वीं शताब्दी में तत्कालीन त्रावणकोर साम्राज्य में ईसाई धर्म को अपना लिया था। पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में सेंट पीटर्स बेसिलिक में संतों की सूची में नाम शामिल करते समय 9 अन्य लोगों के साथ देवसहायम पिल्लई को भी इसमें शामिल किया गया है। और देवसहायम पिल्लई के बारे में एक खासियत बस आपको ये रखनी है कि वो पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति हैं जो संत घोषित किए गए हैं, और इनका जो जन्म हुआ था तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के नटल्लम गांव में हुआ था। ये तमिलनाडु के निवासी थे। बौद्ध सांस्कृतिक एवं विरासत केंद्र, आइए इसके बारे में जानते हैं। 16 मई 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लुम्बिनी की अपनी सरकारी यात्रा के दौरान लुम्बिनी मठ क्षेत्र के भीतर बौद्ध सांस्कृतिक एवं विरासत केंद्र के निर्माण के लिए शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। तो कहाँ पर? लुम्बिनी में भारत का पहला बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र बनाया जाएगा, लुम्बिनी मठ के अंदर। और यह है पहला, जिसमें लिखा भी है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन संस्कृति मंत्रालय के तहत एक अनुदान प्राप्त संस्था है, जो कि बौद्ध केंद्र नेपाल में पहला नेट जीरो इमिशन भवन होगा। नेपाल में यह बौद्ध केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन भवन होगा। तो यह नेपाल के लुम्बिनी मठ में स्थापित यह भवन पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन भवन होगा नेपाल का। विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि सबसे ऊंचा विश्व का कांच का पुल कहाँ पे निर्माण किया गया है, उसका वियतनाम में उसका उद्घाटन किया गया है। और यह क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल। तो स्काई ब्रिज 721 नाम से विश्व के सबसे लंबे पैदल यात्री सस्पेंशन पुल को चेक गणराज्य के एक पर्वतीय रिसोर्ट में जनता के लिए खोल दिया गया है। तो कहाँ पर है विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल? तो चेक गणराज्य में एक पर्वतीय रिसोर्ट में है। चेक गणराज्य आपको याद रखना होगा कभी आप, क्योंकि ज़्यादातर माइंड में ऐसे क्वेश्चन में चीन और जापान, वियतनाम ऐसे ही कंट्री का नाम याद रहता है। तो यह थोड़ा डिफरेंट होगा आपके लिए कि विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल कहाँ पर? चेक गणराज्य में। एक समय में इस पुल पर 500 लोग एक साथ, इन 500 लोगों का वजन ये सह सकता है। और इसका नाम क्या था? देखिए, इसका नाम है स्काई ब्रिज 721। तो स्काई ब्रिज 721, और इसकी खासियत यह है कि यह 721 मीटर लंबा यह पुल समुद्र तल से 1100 मीटर की से अधिक की ऊंचाई पर बनाया गया है। तो इसकी लंबाई भी 721 मीटर ही है, इसीलिए इसका नाम स्काई ब्रिज 721 रखा गया है। ज्ञानवापी मस्जिद के लिए क्वेश्चन ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद क्यों चर्चा में थी? तो आपको याद ही होगा, शिवलिंग पर संबंधित विवाद के लिए ज्ञानवापी मस्जिद कुछ समय पहले चर्चा में रही है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यह निर्मित यह मस्जिद है। और ज्ञानवापी मस्जिद का आपको पता ही है, ये सब क्या विवाद आजकल चलते रहते हैं। तो इसी में यह मस्जिद शिवलिंग से संबंधित विवाद को लेकर चर्चा में थी। ज्ञानवापी मस्जिद के बराबर में ही जो हमारा शिव मंदिर है, ये कहा जाता है इसका निर्माण, इसके पुराने निर्माणों को मुगल शासकों द्वारा तोड़ दिया गया। तो आधुनिक समय में अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा दोबारा से मंदिर का निर्माण वहाँ पर कराया गया था। भारत जमैका मैत्री उद्यान। तो भारत जमैका मैत्री उद्यान ये किसने बनाया है, कैसे है कि तो किसी भारतीय राष्ट्रपति की कैरेबियाई देश की पहली यात्रा करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 15 मई
2022 को जमैका की राजधानी किंगस्टन पहुंचे थे। तो सबसे पहले तो आप सब कुछ छोड़िए और ये याद रखिए जमैका की राजधानी का क्या नाम है। तो जमैका की राजधानी का नाम है किंगस्टन। और भारतीय राष्ट्रपति कैरेबियाई देश की पहली यात्रा करते हुए, तो रामनाथ कोविंद जी ने अपनी कैरेबियाई देश जमैका की पहली यात्रा की, जिसकी राजधानी किंगस्टन है। और किंगस्टन में ही होप बॉटनिकल गार्डन का दौरा कर भारत जमैका मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। इससे पहले राष्ट्रपति कोविंद ने डाउनटाउन किंगस्टन में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर के नाम पर एक सड़क डॉक्टर BR अम्बेडकर एवेन्यू का उद्घाटन भी किया। तो पहले वहाँ पर एक सड़क का उद्घाटन भी किया जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर थी। और दूसरा, राष्ट्रपति ने किंगस्टन में होप बॉटनिकल गार्डन का दौरा कर भारत जमैका मैत्री उद्यान का उद्घाटन भी किया। अनुच्छेद 142 किस लिए चर्चा में रहा है। तो आपको कुछ समय पहले पता ही है कि राजीव गांधी जी के हत्यारों को की सज़ा से छूट मिल गई है, रिहा कर दिए गए हैं। और यह किस अनुच्छेद के कारण हुआ। तो अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पूर्व PM राजीव गांधी के हत्यारे AG प्यारीवल्लन को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया गया है। यह अपने अन्य 3 साथियों के साथ दोषी ठहराया गया था और पिछले 30 वर्ष से जेल में सजा काट रहा था। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, जिसके तहत कहा गया है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश दे सकता है कि जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। निवेश प्रोत्साहन समझौता, यह किस किस के मध्य हुआ है। निवेश प्रोत्साहन समझौता, तो निवेश प्रोत्साहन समझौता 23 मई 2022 को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा और US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन DFC के CEO स्कॉट नॉर्थन ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते ने वर्ष 1997 में दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित निवेश प्रोत्साहन समझौते की जगह ली है। तो बस आपको याद रखना है कि निवेश प्रोत्साहन समझौता भारत और अमेरिका के बीच जापान के टोक्यो में हुआ है। और इस समझौते पर साइन भारत के जो विदेश सचिव हैं, आपको याद रखना होगा विदेश सचिव कौन है, विनय क्वात्रा। और उधर से USA इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO स्कॉट नॉर्थन ने हस्ताक्षर किए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय या NDB ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। तो ब्रिक्स देशों ने NDB ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। देश के बुनियादी ढांचे और सतत विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह कार्यालय गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी गुजरात में खोला जाएगा। तो गुजरात में न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा। इसलिए के साथ आज का आपका अंतिम क्वेश्चन, और यही वह क्वेश्चन जो लेखपाल की परीक्षा में आया था और ज़्यादातर छात्र इसको पता नहीं क्यों गलत कर आए हैं। रिदम ममानिया, तो रिदम ममानिया कौन है। महाराष्ट्र की 10 वर्ष की रिदम ममानिया एवरेस्ट बेस कैंप फतेह करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई है। तो महाराष्ट्र की 10 वर्ष की रिदम ममानिया एवरेस्ट बेस कैंप फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई है। नाम क्या है इनका, रिदम ममानिया। वह बेस कैंप पर चढ़ने के लिए युवा भारतीय पर्वतारोहियों के साथ शामिल हुई थी। रिदम ने 5364 मीटर की ऊंचाई पर 11 दिनों में बेस कैंप की चढ़ाई पूरी कर एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। तो इसी के साथ आपका आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। आप हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी, और हमको और सुझाव दीजिए ताकि हम और बेहतर तरीके से आपको अच्छी क्लास प्रोवाइड कर सके। और क्रमवार आप किसी और विषय पर जिस भी टॉपिक पर आपको क्लासेस चाहिए आप हमको बता सकते हैं। इसी के साथ आपकी हमारी क्लास को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपकी हर मनोकामना पूरी हो और आप इस पैट परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। पैट के अलावा अन्य परीक्षाओं में भी यह आपके लिए काम आने वाली वीडियो सीरीज़ है। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे इसके पार्ट 4 के साथ, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल का अंतिम पार्ट होगा। इसकी PDF को आप हमारे डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
तो इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।